स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मुझे निकालना है ग्रोथ। मेरे क्वार्टर वन में 500 है, क्वार्टर वन का सेल हमारा 500 है, क्वार्टर टू का सेल कितना है मेरे पास 700 है। तो मेरा कितना परसेंट ग्रोथ हुआ? हेलो, यस। हम्म हम्म। पुष्पा वन से आप ऑटो ले लो कोई भी, वहां शेयरिंग ऑटो होता है। 17 नंबर आना है आपको, 17 नंबर। हाँ, 17 नंबर के किसे पूछना, पोस्ट ऑफिस। आपको एड्रेस है ना मेरा? हाँ उसी। ठीक ठीक है, ठीक है, मैं एसएमएस कर देता हूँ आपको। तो आपने मैथमेटिकल स्टेप्स ऐसे फॉलो कर लोगे। पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपके पास एक्सेल में करना हो सकता है इसके कोई फॉर्मूला हो सकता है फॉर्मूला ना हो, या हो भी तो आपको पता नहीं है। ये थोड़ी हर फॉर्मूला आपको पता ही है, या फिर वो फॉर्मूला आपके आपके कैटेगरी में फिट ना बैठता हो। तो क्वेश्चन ये होता है कि आप जिस जिस कैलकुलेशन को आप नॉर्मल एक इस पे कर सकते हो, एक सिस्टम पे कर सकते हो, उसको एक्सेल पे कैसे करोगे आप? नॉर्मल अगर आपके पास नोटपैड पे उस कैलकुलेशन को कर सकते हो, तो उसके लिए आपको एक्सेल पे कैसे करना है? तो उसके लिए आता है मैथमेटिकल। मतलब कि आपको सबसे पहले जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड पावर, इनको यूज करना है। और मेरे हिसाब से पूरा मैथमेटिक इसी पे है, ठीक है ना? तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे करूंगा 500, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर टू है ना, 700 माइनस 500 डिवाइड बाई 500। क्या सही है? सही है? क्यों? क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसमें बोर्ड मास मेथड नहीं है। और आगे चल के आपके फॉर्मूला में सबसे सबसे बड़ी चीज आएगी कि आपको ब्रैकेट कहां लगाने हैं। तो आप देख आपको इतना पता है, ये स्टेप्स पता है। आपको ये करना था कि पहले माइनस करे, फिर इसके रिजल्ट में से डिवाइड करे। तो आप फॉर्मूला व्यू में, फॉर्मूला में जाओ और इसको एवुलेट करो यहां से। ये बताएगा स्टेप्स कि पहले क्या कर रहा है। पहले वो क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सॉरी, फिर माइनस कर रहा है। क्योंकि बोर्ड मास होता है पहले डिवाइड होगा। तो लेकिन बोर्ड मास यही करता है कि ब्रैकेट पहले आएगा। तो ब्रैकेट लगाने से अब क्या होगा, अब चेंज हो गया आपका, हो गया। तो ब्रैकेट कहां लगाना है, अगर कंफ्यूजन है तो इस स्टेप को फॉलो करते चले जाओ कि पहले फॉर्मूला क्या होना चाहिए। उसके लिए अगर और दिक्कत है तो आप नोटपैड में फॉर्मूले का स्टेप बना लो। जब बड़े बड़े फॉर्मूला, छोटे बड़े फॉर्मूले तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बड़े बड़े से इफ 25 इफ लगा रहे हो आप, तो 25 इफ में कौन सा ब्रैकेट क्लोज होगा, कौन सा बंद होगा? क्वेश्चन दिक्कत हुआ तो इसका फॉलो कर सकते हो, नहीं तो उसका स्टेप बना लो एक नोटपैड में कि पहला इफ लगेगा, देन एक क्वेश्चन होगी, देन एक क्वेश्चन होगी, देन होगा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ ओपन हुआ यहाँ क्लोज होगा। इसे मैं बोला कि जब भी आप एक्सेल पे काम करो या फिर एक्सेल पे कुछ नया करो, तो आप एज ए लर्निंग, एज ए काम नहीं, एज ए रिसर्च करो। उससे क्या होगा कि आपको हर काम का एक नया तरीका मिल जाएगा, उस नए तरीके से अगला काम आपका आसान हो जाएगा। और आपका आधा घंटा टाइम कहीं वेस्ट होता है, तो उस आधे घंटे से फ्यूचर के कितने सारे टाइम आपको बच सकते हैं, ठीक है? तो इसमें परसेंटेज अप्लाई करो, परसेंटेज आया। अब परसेंटेज की बात आई तो सिंपल समझ लीजिए कि अगर आप इसे 40 हमने लिखा, लिख के टाइप कर दिया, इसे परसेंटेज का सिंबल लगाना है, तो आप परसेंटेज पे क्लिक करोगे तो 400 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम परसेंटेज पे क्लिक करते हो, हमें क्या होता है, हमें मान लीजिए ये निकालना है, परसेंटेज निकालना है, एक्सेल के अंदर में परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का रूल क्या कहता है कि अचीव डिवाइड बाई फ्रॉम द अचीव मल्टीप्लाई बाई 100, ये बोला जाता है। तो अगर मुझे यहां पे 120 में से
60 का परसेंटेज देखना है, तो क्या रूल क्या होगा? अचीव डिवाइड बाई फ्रॉम द अचीव, एंटर। मल्टीप्लाई बाय 100 यहां पे नहीं करोगे। अगर आपने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो क्या होगा? फिर आपका रिजल्ट पे परसेंटेज का सैंबल नहीं लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप यहां पे 50 लिखो, ऊपर 100 दे दो परसेंटेज का हेडर, यहां पे 50 लिखो, या फिर 50%। जैसे परसेंट का सिंबल लगाया, इसने डिवाइड बाई 100 कर दिया। मतलब कि आपको यहां पे बस यहां पे क्लिक करना है, परसेंटेज सिंबल देना है, डिवाइड बाई 100 में नहीं कर देगा। तो इसका बेनिफिट आपको ये तो सेम हो गया, लेकिन सेम ऐसे ही आपको मान लीजिए कि मुझे यहां पे 110 का 20% चाहिए, तो एक्सेल का मैथमेटिक रूल क्या कहती है कि 110 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100। क्यों? क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, यहां डिवाइड बाई 100 होगा ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है। लेकिन एक्सेल में इसका बेनिफिट हो जाएगा आपका कि आपको डिवाइड बाई 100 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 110 आपने यहां लिखा, इसका मुझे आपको 20% निकालना है, तो 20% कर दो। परसेंट का सिंबल नहीं दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। सिंबल लगाना मतलब डिवाइड बाई 100 करना। इसे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं इस पे, छोटी चीज है, कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, डाउट इसमें? इसका यूज कर सकते हो। तो अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि सर क्या मैं हमें सारी मैथमेटिकल फॉर्मूले जो है उसका यूज कर सकता हूँ एक्सेल के अंदर? मेरे हिसाब से सब कर सकते हो, कोई ऐसा फॉर्मूला बचा होने जो नहीं कर सकते तो। अब चलिए एक एग्जांपल बताते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला एक्सेल में है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैथमेटिकल रूल क्या बोलती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पी इक्वल टू 1 प्लस, नहीं पी मल्टीप्लाई है, माफ कीजिएगा, पी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन। तो यही है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का, यही है ना रूल। इसमें 8 डिवाइड बाई 100 होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन यहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आर परसेंटेज में ही रहेगा ना। तो चलिए यहां पे हम इसी रूल को फॉलो करते हैं। पी हमारे पास कितना है? 20,000 है, 20,000 है ना। आर हमारे पास है 20%, ठीक है। और टी हमारे पास कितना है? 10 साल, ठीक है। और एन मतलब नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर 12 है। अब मुझे इसमें एक बताइए अमाउंट निकालना है, तो इसी रूल को फॉलो करता हूं। लेकिन जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे ना, तो उसको ब्रेक करके लगाना, क्योंकि इकट्ठा लगाओगे तो इसमें कौन सा ब्रैकेट कहां आएगा, कंफ्यूजन होगी आपको। तो आपको मैं बताता हूं कि एक्सप्लेन करके कैसे लगाओगे। मुझे निकालना क्या करना है, पहले 1 प्लस आर इक्वल लगाने, यहां पे 1 प्लस आर डिवाइड बाई 12। इसमें ब्रैकेट दे दो, सही रहेगा। अच्छा जरूरी नहीं यहाँ पे, लेकिन ब्रैकेट आप इस तरह से गिरते रहो, सही रहेगा आपके लिए। मैंने इसका, अच्छा यहाँ पे, अरे भावनाओं को समझो ना। तो मतलब तुम्हें इसका कंपाउंड इसका फॉर्मूला नहीं आता था, इसलिए तो अभी पता चल रहा है तुझे। ठीक है, ये कौन सा हमने इस कैलकुलेशन में कर लिया। फिर आता है पावर ऑफ, इसके लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया हमने इसको, फिर इसका पावर निकालना है, तो पावर के लिए सिंपल यूज होता है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई पी, 1,45,000, बात सही है, 20% से।
अभी हमने इसको एक्सप्लेन तो कर दिया, तो हमें हमें इससे फायदा क्या हुआ कि हमें इजीली लग गया, कहीं पे गलती होगा, एरर होगा, तो हमें पता चले कहां पे गलती हो रही है। लेकिन इसमें दिक्कत हुआ कि मुझे एक सेल पे ही लगाना था, ये इतना अलग अलग कैसे लगाऊंगा मैं। तो फॉर्मूला मर्जिंग, आप पहले फॉर्मूला को तोड़ के लगाओ, इसको क्लब करो। क्लब करने का रूल क्या है कि आप अंदर के फॉर्मूले को कॉपी करो, कंट्रोल सी, इक्वल के बाद इक्वल मत लेना, फिर स्केप मार के बाहर आ जाओ। फिर जहां पे C18 है ना, नहीं यहाँ पे D19 है ना, यहाँ पे D19 के ऊपर ब्रैकेट में लो और ब्रैकेट के बीच में इसको पेस्ट कर दो। अब इसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब C18 है, तो C18 इन दोनों से गुजरा हुआ है, ये होगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको कॉपी करो, और यहां पे कहा C18 है, C19 सॉरी, मतलब उसका लिंक हटा दे जाओ, मतलब इसका लिंक तोड़ दिया हमने। इस लिंक था इससे, तो मैंने इसके अंदर, क्योंकि ये भी मैनुअल तो थी नहीं, कहीं से उठ के आ रहा था, तो जहां से उठ रहा था वहीं पे कर दिया। मतलब कि एक आपका ये हो गया, आपका मैन्युफैक्चर हो गया, कंज्यूमर हो गया, बीच में दलाल था, दलाल को आपने हटा दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब इसके लिंक हटा गए। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, और यहाँ पे कहां पे आपका CF19 F कॉलम में ना, ये ब्रैकेट में लिया एंड पेस्ट कर दिया, आगे। अब ऐसे एक इकट्ठा लगा भी सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी गलती आपको हो सकती थी, लेकिन अब गलती की चांस नहीं है। लेकिन मेरी अगली जो एग्जाम्पल है उसमें तक बोले सर ऐसा तो लगा ही नहीं सकता मैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मेगा फॉर्मूला 5-5 10-10 लाइन के फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ये मैं अब बताने जा रहा हूं। मुझे निकालना है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कॉस्ट मेरे पास कितना है, मान लीजिए कि किसी मैन्युफैक्चरर ने एक आइटम बनाया है, उसका मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट जो है वो 50 है। उसने क्या किया, इस पे 5% का इंटरेस्ट प्रॉफिट रख के किसको दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने इस पे 10% का कमीशन रखा, होलसेलर को दे दिया। होलसेलर ने 15% का कमीशन रखा, और किसको दे दिया, रिटेलर को। रिटेलर ने 20% कमीशन रखा, किसको दे दिया, कस्टमर्स को। तो कस्टमर के एमआरपी जो अमाउंट है वो एमआरपी का लाया। अब इसको कैलकुलेट करो आपके यहाँ पे, 50 का 5% ₹2.5 हुआ, और फिर इसमें प्लस ये आ गया। फिर अगली अमाउंट जो होगी इस पे होगी ₹52 पे, क्योंकि उसकी खरीद पे होगा ना, ठीक है। फिर इसमें प्लस ये हो जाएगा, और सेम इसी को आगे तक ड्रैग कर दो, तो ₹79 इसकी हुआ। लेकिन ये पूरा कैलकुलेशन को मुझे एक में करना था, तो ये 5% मैनुअल है, तो सब जगह पे जहां पे C15 था वहां पे मैं 5% लिख देता हूं, D15 D25 10%, यहां पे 15%, यहां पे 20%, ठीक है। अब इसको कॉपी करो, यहां पेस्ट करो, कहां पे, C26 ब्रैकेट में लेकर पेस्ट करना ताकि दिक्कत ना हो। और फिर आपका यहां भी है, ठीक है। रिजल्ट चेंज हुआ है कुछ, सर आपने उसी में पेस्ट कर दिया था, नीचे पेस्ट कर दिया। नहीं ये आपको, ये तो लेना ही है ना, इसको कॉपी करना है। और ये आपका C27 से रिजल्ट है ना, तो ब्रैकेट में इसको पेस्ट करके फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करना था। हाँ सही है, इसलिए बोला अलग अलग पता चल जाएगा रिजल्ट कहाँ पे। फिर यहाँ भी आपका है C27, ठीक है। मैं इसको दोनों को डिलीट कर सकता हूँ, और इसको भी डिलीट कर सकता, नहीं इसको नहीं, फिलहाल नहीं। कॉपी किया, और फिर यहाँ पे D26 है,
इसको पेस्ट कर दिया। ऐसे आपको 1 बाय 1 पेस्ट करते चले जाओ, और जो जिसका लिंक टूट जाता है उसको डिलीट करते चले जाओ। अगर दिक्कत होती है तो सिलेक्ट करो Ctrl+H। इसका रिजल्ट क्या है? D27, D27, वो रिप्लेस हो जाए इस फॉर्मूले से। सिंपल है। फिर इसको कॉपी करो, फिर ऐसे 1 बाय 1 पेस्ट कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो। आप लोग इसमें आप 5 मिनट विचार करो कि क्या आप ऐसा फॉर्मूला लगा सकते थे। हमारे पास आती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? एक और है नॉट इक्वल टू, को बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे लिखा गया है। हाँ तो लेकिन कन्वर्ट कर लेता है ना अपने आपको, अपने आप कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन जो नॉट इक्वल टू बना है किस मेथड पे बना है? हम दो लॉजिक इकट्ठे दे सकते हैं। तो मैंने दिया कि मान लो कि मुझे नॉट इक्वल टू 50 करना है, तो इसका लॉजिक क्या बनता है? 50 से बड़ा, 50 से छोटा। क्या हो जाए? 50 हो जाए ना। अब एक कहोगे नॉट इक्वल टू 50, या फिर ये बोल दो भैया 50 से ऊपर वाले दे दो, 50 से नीचे वाले दे दो। मतलब क्या है? 50 मत दो। ठीक है ना? तो इस तरह से मना है। अब आप लोग एक एक चीज और बताइए आप लोगों को, शायद आप लोगों के दिमाग में ये चीजें होगी या फिर इसको जानते होगे या समझते होगे। मुझे इसमें पता करना है कि कौन सी ग्रेटर देन 50 है। कौन सा नंबर ग्रेटर देन 50 है? तो उसके लिए आप लोग क्या लगाते हो? इफ का फॉर्मूला। आ जाइए सर, आ जाइए इधर, आ जाइए इधर। और चेयर्स होंगे, आप इधर ही बैठ जाइए। टेबल पीछे कर दो यार, चेयर्स ले लो इधर तो। बैठिए। नॉट इक्वल, मैं यहाँ पे चेक करना था, चाहता था कि कौन सा 50 से ज्यादा है, कौन सा 50 से कम है। तो इस बात के लिए सिंपल सा आपके दिमाग में लॉजिक आता है इफ फॉर्मूले का। जैसे आपको चेकआउट करना है, इफ फॉर्मूले इसको चेक नहीं करता है, चेक करता है लॉजिकल असाइनमेंट। ये स्वतंत्र होता है, किसी इफ का पार्ट नहीं होता है। इसके बगैर इफ नहीं चलता है, बगैर इफ नहीं चल सकता। मतलब कि आप ऐसे लगा सकते हो। तो लॉजिकल ऑपरेटर सेल्फ होता है। इफ क्या करता है कि लॉजिकल ऑपरेटर से आई हुई रिजल्ट को कन्वर्ट करता है आपके रिजल्ट पे। ठीक है? हाँ, ट्रू एंड फॉल्स पे। जरूरी नहीं है, यहां पे मैंने दे दिया ओके, मैंने दे दिया पेंडिंग। ठीक है? तो तार खींच दोगे? सर एक बार फॉर्मूला समझ नहीं लगा हुआ है, लगा उसमें मैच हो रखा है। आप लोग जनरली ऐसे करते होंगे ना कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे ओके है, नहीं तो पेंडिंग है। ठीक है?
ऐसे करते हो ना। तो इसमें आपने दो फॉर्मूले का मिक्सअप किया है, आपने इफ नहीं लगाया है, इफ के अंदर आपने लॉजिकल असाइनमेंट का मेथड अप्लाई किया है, लेकिन मैंने अलग लगाया यहाँ पे टू B2 कर दिया। तो आप लोगों ने सर B2 की जगह पे इक्वल टू ट्रू करना चाहिए था मुझे। ये दो चीज पैदा होती है, अगर ट्रू टेक्स्ट है तो इसको इन्वर्टर कॉमा में लिखना चाहिए था। देखिए अगर आप इफ फॉर्मूला लगाते हो तो आपको ट्रू फॉल्स को इन्वर्टर कॉमा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप इनपुट डाल रहे हो अगर ऑलरेडी वो ट्रू फॉल्स है तो आपको इक्वल टू ट्रू करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू ट्रू करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स चलता है। ये अगर ये फॉर्मूला अगर आप चलोगे यहां पे तो ट्रू आया, फॉल्स ट्रू इक्वल टू फॉल्स, आखिर रिजल्ट तो फॉल्स पे ही नहीं दिया ना इसने। तो ऑलरेडी अगर आप फॉल्स, अगर आप B2 डाल दो, यहां पे से B2 डाल दिया तो आपके फॉर्मूले का एक स्टेप बच गया, एक स्टेप तो बच गया ना, ठीक है। कुछ ये था कि यहां पे देखिए, यहाँ पे आपने B2 इक्वल टू ट्रू किया तो फॉल्स ट्रू इक्वल टू ओके पेंडिंग दिखाएगा, तो ये एक स्टेप तो चलेगा ना आपका इफ में, इसके अंदर में, लेकिन यहां पे नहीं चल रहा, यहां पे सिर्फ B2 डाल दिया तो फॉल्स है, सीधे पेंडिंग में चले जाएगा, तो आपका एक स्टेप बच जाएगा। मतलब कि आपको अगर लॉजिकल ऑपरेशन ही खत्म कर दिया वो वहां से डायरेक्ट लेके, हाँ हाँ, क्योंकि उसको रिजल्ट ही ट्रू फॉल्स में चाहिए। पर इनपुट सिंपल समझाने का मतलब ये था कि इफ रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स पे देता है, वो ट्रू फॉल्स किसी सेल से लेके आ जाओ या फिर आप लॉजिक ऑपरेटर के जरिए ला दो, ठीक है ना। तो इसका यूज करके क्या होता है ना कि आप किसी और कहीं से और रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आता है, या फिर किसी से कहीं से रिजल्ट आपको एंड कहीं और फॉर्मूला लगा रखे हो, एंड से आपने और से कनेक्ट किया है तो इक्वल टू ट्रू करते हैं हम, तो इक्वल टू ट्रू करने की जरूरत नहीं। और फॉर्मूले के अंदर में कोई भी टेक्स्ट इनपुट करोगे उसको इन्वर्टेड कॉमा में लगा लोगे, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स को हटा दो, क्योंकि अगर जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होगा वो खाया तो सेल का एड्रेस, सबसे पहले तो उसका नाम का फॉर्मूला ढूंढेगा, नहीं तो देन उस नाम का सेल्स का एड्रेस ढूंढेगा, ठीक है। अब चलिए इफ के कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, छोटे मोटे देखेंगे, बड़े बड़े नहीं देखेंगे। मान लीजिए इसी को लिखता हूं ना, मुझे इस पे इसको मैं मान लीजिए इसमें इसको करना है, मुझे ये करना है कि कौन डुप्लीकेट कौन सा उसको फिल्टर करना है, जो कि हम 2003 में किया करते थे। तो उसके लिए मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं, शॉर्ट कर दिया, एक मिनट कस्टम शॉर्ट कर होगा ताकि नेम जो है ना, ठीक है। अब मुझे इस पे फिल्टर लगाने के लिए क्या चाहिए, हमने बोला है कि इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले से तो यहां पे डी लिखा हुआ है, तो दिख रहा है ना, नहीं तो यू लिखा हुआ है। अभी क्या हुआ कि सिक्वेंसली है, तो इसने यहां पे मैच किया कि यू है, यूनिक हो गया, बाकी डुप्लीकेट है, जैसे यहां पे चेंज हुआ फिर वापस यू दिखा दिया, ठीक है। दूसरा यहां पे कि अगर मान लीजिए मुझे यहां पे ए करना है, नंबर सबको एक सीरियल नंबर देना है, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब कि मुझे दिखाना है कि कौन सा नंबर इसमें नाम मैक्सिमम कितना बार आ रखा है। काउंटिंग तो एक बताएगा आपको ना कि कविता कितनी बार रखा है, मुझे इसमें चाहिए कि भाई मुझे पता करना है कि काउंट इसमें नाम जो आ रखा है कितने, कविता 5 बार है, 4 बार, 3 बार है, ऐसे नामों का मैक्सिमम टाइम कितना बार है। काउंट से किसी एक पार्टिकुलर का आएगा कविता का, मुझे ओवरऑल में देखना है। मतलब मान लीजिए ना कि मुझे आपको क्या है ना, आपको एक एरिया दिखाना है, वो तो सही है, जब मेरे पास डेटा बना हुआ है सिंपल, मैं यहाँ पे इफ में लगाऊं कि इफ अगर ए बराबर है यहां से तो यहां पे अपने ऊपर वाले में +1 कर दे, नहीं तो 1 से स्टार्ट कर दे,
फिर यहां पे मैं मैक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा और देख लूंगा। इसका एग्जांपल है ना, कई सारे तरीके होते हैं, मैंने अपना एक नया तरीका बता दिया। हाँ, अब एक सेल में भी ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम एरे यूज करेंगे। आगे चल के एरे पढ़ाऊंगा ना, तो हाँ इसमें हेल्प आ जाएगा। आपको एक ही सेल में निकालना है, हर जगह पाइवट यूज नहीं कर सकते ना, रिपोर्ट ऑटोमेशन में हर जगह पाइवट यूज नहीं कर सकते। पाइवट का आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, डेटा चेंज करना पड़ता है। आप चाहते डेटा पेस्ट करें, मेरा चेंज हो जाए, या फिर आप जहां पे डैशबोर्ड यूज करते हो, डैशबोर्ड में हर क्लिक पे आपका हर स्ट्रक्चर चेंज होता है, वहां पे आप प्राइवेट यूज। डैशबोर्ड एक तरीका है, एक सॉफ्टवेयर नहीं है, एक एप्लीकेशन नहीं है, एक चीज नहीं, एक तरीका है, एक प्रोफाइल का मतलब लीजिए, एक प्रोफाइल है। हमने सिंपल से किया ना, सुनो, हमने बोला कि अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो अपने ऊपर वाले में एक जोड़ दो, नहीं है तो सीक्वेंस चेंज है, एक से स्टार्ट कर दो। तो यहां पे देखा कि दोनों बराबर नहीं है तो एक से स्टार्ट कर दिया इसने, यहां पे देखा कि दोनों बराबर है तो इसमें एक +1 कर दिया। नहीं, मैच कहां लगाया मैंने? हाँ, इसमें +1 हो गया ना, C3+1 अपने ऊपर वाले में एक जोड़ दिया ना। हाँ, ये मैक्स है, ये मैक्स है। जैसे हमें टाइम्स निकालना है ना, जो इसमें मैक्सिमम नंबर होगा वही टाइम्स होगा ना, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए आपको एक यूनिक नंबर देना, यूनिक मतलब कि आप चाहते हो कि कविता को एक ही मिले, एक तरीका और देखना, फिर इसको 2 मिले, ऐसे एक यूनिक आईडी, एक यूनिक नंबर देना चाहते हो, ठीक है। इसके लिए इफ बना सकते हो, कैसे? इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले से तो ऊपर वाला ही दिखाए, नहीं तो ऊपर वाले में +1 कर दे। समझो इसको, हमने बोला कि अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ऊपर वाला ही शो करे, तो 1 ही शो करे, नहीं तो 1 में +1 जोड़ दे, तब चेंज सीक्वेंस चेंज होगा। तो सीक्वेंस चेंज है, इसने +1 किया तो ब्लैंक सेल थी, एक्सेल ब्लैंक को 0 मानता है, 0 + 1 = 1। नीचे ऐसे देखा जहां से सीक्वेंस चेंज हुआ, इसने 2 कर दिया, ठीक है। एक और है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपने नंबर्स, आपको याद होगा कि मैंने आपको स्किप ब्लैंक का एक चीजें बताई थी, स्किप ब्लैंक। अब इसमें क्या है, कहीं कहीं पे किसी ने चेंज किया है, अब मुझे इसको अपडेट करना है, तो इसके लिए आप कॉपी करके यहाँ पे स्किप पेस्ट स्पेस स्किप ब्लैंक कर दोगे तो हो जाएगा, लेकिन मुझे यहां पे शो करना है, मतलब कि आप इसको भी इसके साथ करना चाहते हैं कि अलग सेल पे, आप ओवरराइट नहीं करना चाहते हो, तो यहां पे यूज कर सकते हो। क्या यूज करोगे कि अगर ए = 0 है, मतलब कि ब्लैंक है, तो इस कॉलम को शो करे, नहीं तो इसी कॉलम को शो करे, ठीक है। आ गया ये एक, हाँ कुछ भी कर सकते हो, मैं तो आपको इफ के डिफरेंट डिफरेंट इफ के पार्ट समझा रहा हूँ ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अब एक लोग हम लोग एक चीज और करते हैं, इस आई थिंक मैं तो अपने ऑफिस में बहुत करता था, आप लोग पता नहीं करते नहीं करते हो। हमने यहाँ पे ए रख दिया, प्रोडक्ट यहाँ रख दिया, प्रोडक्ट के नीचे मैंने रीजन रख दिया, ठीक है, उसके नीचे अपसेल रख दिया, फिर राइट क्लिक किया पाइवट टेबल ऑप्शन में, और उसको मैं क्लासिकल, तो 2 में क्लासिकल आया करता था, इस तरह से आया करता था, इसके टोटल घटा देता हूँ, और फिर इसको हम कॉपी पेस्ट करते थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि हमें यहाँ पे इसको ड्रैग करने होते थे,
तो इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका हम क्या करते थे, इफ लगा देते हैं कि इफ अगर a इक्वल टू 0 है तो अपना ऊपर वाला दिखाए, नहीं तो सामने वाला दिखाए। और लोगों को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं और इसमें कुछ गलती है। और हमने इक्वल 0 नहीं किया ना। ठीक है, B2 इक्वल टू 0 है तो A1 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि अगर A सामने वाला कॉलम अगर ब्लैंक है तो आपने ऊपर वाले कॉलम को उठाया, अगर इसमें वैल्यू है तो सामने वाले वैल्यू को उठा लिया। ठीक है, कुछ और तरीका है इसका क्या? हाँ हाँ, कॉपी पेस्ट कर देके कॉपी पेस्ट करते चले जा। नहीं नहीं, इक्वल टू करके ऊपर वाला सिलेक्शन अगर कर लेंगे हाँ और फिर इसके बाद कंट्रोल जी स्पेशल, फिर ब्लैंक से पहले सिलेक्शन करेंगे फिर इससे मारेंगे। कंट्रोल जी में जाएंगे, स्पेशल में जाएंगे, ब्लैंक पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इक्वल इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर मारेंगे कंट्रोल एंटर। ठीक है, लेकिन अगर मुझे आपको अगर एक क्वेश्चन, एक बच्चे ने किस तरह से क्वेश्चन पूछा था बताता हूं। अब मुझे इसको यहीं से ऊपर लेके जाना है। कैसे होगा? इसमें इफ भी फेल है, कंट्रोल एंटर वाला इसमें नहीं चलेगा, सिलेक्ट करके सोचो। चलेगा, चलेगा लेकिन उसका ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, सेटिंग नहीं उस पर कुछ नहीं होगा। सोचो क्या होगा। बेसिकली जब हम इसको सिलेक्शन करते हैं कंट्रोल जी करके, अगर मैं सिलेक्शन किया तो क्या होता है इस चीज को देखो कि पहली A2 आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अब फॉर्मूला जो डलेगा आपको इसमें डलेगा, ठीक है ना। लेकिन उस कर्सर को मुझे यहां लेके आना है, यहां पे, तब इसमें डलेगी फॉर्मूला, तब कॉपी होकर तब पेस्ट होगा। कंट्रोल एंटर, ठीक है। लेकिन एक और तरीका, एक आप कंट्रोल सिलेक्ट करके कंट्रोल लिख के भी सिलेक्ट कर सकते थे, या फिर जब हम सिलेक्शन करते हैं टैब होता है ना, जब इस पे टैब मारते हैं तो आगे तरफ बढ़ता है, लास्ट में है। तो मुझे अगर यहां पे लेके आना है तो दो तरीका है, एक तो मैं शिफ्ट टैब करके 1 बाय 1 करूं, और दूसरा तरीका क्या है, रिवर्स। यहां पे है ना, मुझे यहां पे लेके आना है, तो अगर मैं इसमें, ये लास्ट पोजीशन हो गया है, अभी आगे बढ़ेगा नहीं, जब मैं टैब मारूंगा तो कहां जाएगा ये, आ जाएगा ना। तो सेम इसी तरीके से जब हम इसको सिलेक्शन किए, कंट्रोल जी से सिलेक्शन किया हमने इसको, ब्लैंक सिलेक्शन ये है। अब इसमें आप एंटर मारोगे तो नीचे आ रहा है, तो शिफ्ट एंटर से क्या होता है, रिवर्स। यहां आ गया ना, यहां पे मैं टाइप कर दिया इसलिए आ गया, वरना यहां ही आता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं, तो यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो डाउट इसमें, आगे बढ़े। कंट्रोल वाला ऑप्शन कंट्रोल जी से कंट्रोल जी से गो टू आता है, उसमें स्पेशल होता है। अब आगे बढ़ते हैं इस पे। अब थोड़ा सा हम ये चलते हैं, नेस्टेड इफ की तरफ चलते हैं। नेस्टेड इफ की तरफ, मान लीजिए आप एक इंटरव्यू किसी, आप मान लो किसी टीम में है और आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी का, और इंटरव्यू का डाटा कुछ इस तरीके से आया हुआ है, राउंड्स है, 5 राउंड्स इस तरह से निकले हुए हैं। हर बंदे का नाम होता है यहाँ पे, जैसे रवि का नाम हुआ, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेता है उस पर वाई, जो क्लियर नहीं करता है उस पर नो, इस तरीके से होता है। सिलेक्शन के अंदर
यहाँ पे सिलेक्टेड एंड रिजेक्टेड डालना होता है। कंडीशन है कि चारों में वाई होनी चाहिए, वाई, या फिर कोई और कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे हम कंडीशन देंगे इफ का। अब यहां पे इफ के लिए आप अगर नेस्टेड इफ है तो एक डायग्राम बना लो, ठीक है। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि भाई पहला कंडीशन चलेगा, हर कंडीशन का दो पार्ट होते हैं, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है, ठीक है। अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी, माने यहां पे वाई है, देन इसको इस पे जाके चेक करेगा, अगर नहीं हुआ तो यहीं पे मैसेज शो करेगा रिजेक्टेड का, ठीक है। फिर सेम ऐसे यहां चलेगा, अगर ए भी वाई हुआ देन तीसरा इफ चलेगा, नहीं तो यहीं पे मैसेज कर देगा कितने, रिजेक्टेड का। फिर यहां पे तीसरा हो गया, फिर चौथा, चौथा हुआ तो यहां पे सिलेक्टेड का मैसेज शो होगा, नहीं तो यहां पे रिजेक्टेड का मैसेज शो होगा, सेम यहां पे रिजेक्टेड का मैसेज शो होगा। इसमें क्या चीज देखा कि हर एक इफ दूसरे इफ के ट्रू पार्ट में है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि एक्सेल का नियम कहता है कि एक इफ में आप एक ही कंडीशन लगा सकते हो और एक ही सेल का रेंज दे सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आप पूरा सिलेक्शन करो दैट इक्वल टू वाई, नहीं हो सकता, क्योंकि वो वन बाय वन सेल बाय वन सेल चलता है। तो इसके लिए यहां पे हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। हम यहां पे करते हैं कि इफ में हमने इसको सिलेक्ट करके इक्वल टू वाई किया। अब इसमें पहली वाली इफ के अंदर में पूरा बाकी सारे इफ है, तो मतलब क्या है कि पहले में अंदर का पूरा करना पड़ेगा, फिर बाहर से बंद करना पड़ेगा। तो मैं कंडीशन दिया सेकेंड का कि इफ अगर ए इक्वल टू वाई है, फिर इस पे आएंगे कि हमेशा पहले हम ट्रू पार्ट को फिल करते हैं देन फॉल्स पार्ट को फिल करते हैं, नेचुरल का नियम है, याद रखिएगा। दैट इक्वल टू वाई, ठीक है। यहां पे रिजेक्टेड हो जाएगा सिलेक्टेड, नहीं तो क्या हो जाएगा यहां पे रिजेक्टेड। अब इस फॉर्मूले के अंदर में बंदा सेलेक्ट कितनी बार हो सकता है, रिजेक्ट कितनी बार हो सकता है, 4 बार। पहले में तो रिजेक्ट हो सकता है। अब यहीं पे देखो ना कि अगर यहीं पे अगर यहां पे ट्रू मिलेगा तब तो आगे बढ़ेगा, फॉल्स मिला तो यहीं से बाहर निकलेगा ना। सेम यहां पे अगर ट्रू मिला तभी तो नेक्स्ट चीज पे जाएगा, वरना यहीं से बाहर निकल जाएगा। तो अभी आपने जो लगाया है उसमें क्या है कि हर इफ जितना इफ है किसने अपने पहले वाले इफ के ट्रू पार्ट में, मतलब किसी का फॉल्स पार्ट यहां पे नहीं है। तो अगर आप यहां पे एंटर मारोगे तो यहां पे सिलेक्टेड तो आ रहा है, यहां पे अगर एन दोगे तब रिजेक्टेड आएगा, लेकिन आपने यहीं पे एन दे दिया तो आएगा फॉल्स, क्योंकि इस वाले इफ का फॉल्स पार्ट तो डाला ही नहीं हमने। फॉल्स पार्ट तो हमने बस लास्ट वाले इफ का ही डाला ना हमने, तो ब्रैकेट लग के आ गए। अब एक एक करके आप यहीं पे रिजेक्टेड लिखते चले जाओ। कहीं पे आपने छोड़ा है कुछ कॉमा, यहाँ भी कॉमा छोड़ा है, क्या करेगा, बुढ़ापा आ रहा है मेरा, बुढ़ापा आ रहा है मेरा, ये भूल रहा हूँ, ठीक है। तो इसे कंफ्यूजन लग रही है, काउंटिव अगर आपको एक चीज हो तब तो काउंटिव लगाओगे ना, इसमें वाई आना चाहिए, इसमें यस आना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक है, तो बात तो बराबर ही है। रेंज
आपके पास अगर एक y होगा तो आप काउंट इट का रिजल्ट इक्वल टू 4 कर दोगे ना। अगर हर सेल का अलग अलग कंडीशन है तो, जैसे कि आप ग्रेडिंग सिस्टम लेके चलते हो, अब किसी का 30% में पास है, किसी का 20% में पास है, किसी का 40% में पास है। क्या 100 का पेपर है तो भाई 30 से पास होगा, 50 का पेपर है तो 15 में पास होगा, 150 का पेपर है तो 45 में पास होगा। तो उसमें नहीं लगा सकते ना आप। आपको तो आना लेंदी चाहिए ना। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर ये आपको लेंदी लगता है तो उसको भूल जाओ। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंड का। एंड के अंदर में एक से ज्यादा लॉजिक को आप डाल सकते हो। जो भी लॉजिक डालोगे सारे लॉजिक को चेक करेगा, अगर सारे लॉजिक उसको सही मिलेंगे तो रिजल्ट प्रिंट करेगा ट्रू, वरना प्रिंट करेगा फॉल्स। तो मैं यहीं पे इक्वल टू ट्रू, एक ही करके जो कंडीशन है सारे कंडीशन हमें 1 बाय 1 करके यहीं पे दे दूंगे। फॉल्स आया। इस फॉल्स को कन्वर्ट करना है किसमें, रिजेक्टेड सिलेक्टेड में। तो यहां पे इफ लगा दो, कुछ फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो समझाया मैंने तुम्हें। अब दो अलग अलग सेल में आया, एक ही सेल में आ रहा था, तो उसको क्या करो, कंबाइन कर दो। जो सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी एस्केप मार के बाहर आओ और F2 के अंदर F2 का फॉर्मूला पेस्ट कर दो। ठीक है। अच्छा, अभी तक मैं आपको इफ बता रहा हूं, इसमें एक चीज आपने गौर किया है, या भी बहुत सारे फॉर्मूले आप लगाते होंगे। वेरी लॉजिकल तो बोल्ड हो गया। बोल्ड क्यों हुआ, क्योंकि ये इनपुट होने वाली चीज है। वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स बड़ी ब्रैकेट में आ रहा है। यही नहीं, बाकी फॉर्मूले से वी लुकअप भी आप लगाते होंगे, उसमें आपको ये लुकअप रेंज ऐसा क्यों आ रहा है, बड़ी ब्रैकेट में आ रहा है। ये ब्रैकेट डालने का मतलब क्या है, कुछ बता रहा है ना। तो हम लोग को क्या बोलते हैं, भांग करके दुनिया आया था, लिख दिया उसने। इसका मतलब होता है ऑप्शनल। जो भी फॉर्मूला आप लगाते हो तो ये जो फॉर्मूला के जो सिंटैक्स है वो इनपुट्स कहलाते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर 3 इनपुट्स डालने हैं। विधि प्रोग्रामिंग जब खुद के फॉर्मूले आप बनाओगे ना तो ये चीज आपके लिए बहुत मायने भी होगी। तो लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या हुआ कि भाई डालना ही है आपको, इसके बगैर आपको एंट्री मारो, इफ एंटर मारोगे तो मैं बाहर आने नहीं दूंगा। ठीक है। एक बार अगर आपने कोई लॉजिकल टेस्ट डाल दिया कि मैंने इक्वल टू यहां पे y लिख दिया, तो लॉजिकल टेस्ट पूरा कैसे हुआ, जब मैं कॉमा में डाला। इसके बाद की चीजें मैं डालूंगा तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं डालूंगा तो डिफॉल्ट जो रिजल्ट आता है डिफॉल्ट आएगा। तो जो बड़ी ब्रैकेट लग के आया इसका मतलब क्या है, ऑप्शनल है। बहुत सारे फॉर्मूले में ये चीज आती है आप। ठीक है, डाउट। अब चलिए इसी के एक ऑल्टरनेट करते हैं। अब एक और कंडीशन आई कि मुझे सबका आईडी प्रूफ पूरा करना होता है। ठीक है, आईडी प्रूफ में क्या है कि रूल है कि एनी वन मोर देन वन। जैसे मैंने नाम डाल दिया दीपक, या दीपक किसी का नाम तो नहीं है ना, वरना केस मत करना कॉपीराइट पे। अब आईडी का रूल ये कहता है कि किसी एनी वन एंड मोर देन वन, एनी वन और मोर देन वन, कि आप कोई एक जमा कर दो या एक से ज्यादा जमा कर दो। तो इसके लिए कैसे करोगे, यहां पे स्टेटस में ओके और पेंडिंग डालना है। तो आप चेक करोगे कि इफ अगर यहां पे इक्वल टू वाई मिल गया इसको, अगर पैन नंबर वाई है तो यहीं पे तुम ओके प्रिंट करो और इसको खत्म करो, आगे चेक नहीं करना हमें, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, एनी वन एंड मोर देन वन।
तो पहला ही मिल गया तो बाकी चेक करने क्या है, कंडीशन फुलफिल हो गया। ठीक है, अगर नहीं पहला नहीं है तो इफ दूसरा को चेक करें कि इक्वल टू वाई है, ऐसा हुआ तो यहां पे ओके प्रिंट करें, ऐसा नहीं तो फिर तीसरा। इसमें क्या हुआ कि हर इफ पहले वाले इफ के फॉल्स पार्ट में, क्योंकि ट्रू पार्ट होने के बाद यहां पे क्या था कि दूसरी इफ तभी चलेगी जब पहला कंडीशन फुलफिल होगा। पहले इफ का कंडीशन फुलफिल होगा तभी इसको दूसरी कंडीशन चलना है। इसमें क्या था कि पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो दूसरा चले, क्योंकि यहां पे क्या था, रिक्वायर्ड था, यहां पे क्या था, ऑप्शनल था कि पहला नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन देखना है, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा ऑप्शन देखना है। लेकिन ऑन एंड में क्या था कि हर चीज रिक्वायर्ड है, अगर पहला नहीं मिला तो भाई पहले पूरा करो तो आगे बढ़ूंगा मैं, वरना स्टेटस रिजेक्ट शो करूंगा। ठीक है, तो यहां पे ओके होने के चांसेस कितने बार है, 4 बार है। रिजेक्टेड होने के चांसेस एक ही बार है। फिर नेक्स्ट यहां पे इफ आएगा, इफ अगर ए यहां पे इक्वल टू ओके है, वाई है, तो यहां पे ओके शो करे, नहीं तो पेंडिंग शो। और ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप क्लोज कर देगा। अपने आप कर देता है। ठीक है, पेंडिंग आया, मैं किसी एक में वाई लिख दूं तो यहां पे स्टेटस ओके आ जाएगा। क्लियर है, ये भी लेंथी लग रहा हो, इसका भी एक अल्टरनेटिव हमारे पास है, और एंड की तरह ही काम करता है, लेकिन कोई एक मिलने पे ट्रू कर देता है। सेम मेथड में वहां लगाया था, इसी मेथड को दिखता है। और ये एक्सेल के अंदर केस स्ट्रिप नहीं होता है फॉर्मूला। और फिर इफ लगा के पेंडिंग। ठीक है, उसके बाद अगर चाहो मर्ज करना तो इसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो और फिर इसमें F2 के अंदर में मर्ज करो। ए मर्ज क्या था ना सर कि ए B2 से लिंकअप था और B2 क्या था, इस फॉर्मूले से लिंकअप था। तो मैं क्यों B2 को क्यों रखूं, जो B2 जिससे रिजल्ट दे रहा है मैं उसी को कॉपी करूंगा है, और जहां पे B2 था वहीं पे पेस्ट, जहां पे हमारा F12 था, सॉरी F12 था, वहीं पे मैं इसको पेस्ट मार दूंगा। इससे लिंक हट गया, ये डायरेक्ट इससे लिंक हो गया। समझ गया ना, ये फॉर्मूला मर्जिंग है बहुत अच्छा पार्ट है। बड़े बड़े फॉर्मूला लिखने से कंफ्यूजन होती है तो आप स्प्लिट करके फिर इसको कर सकते हो आप। अब इसमें एक चीज और आया कि इसमें कंडीशन ही आया कि मुझे पैन नंबर तो चाहिए, कंपल्सरी है पैन नंबर, बाकी में से कोई एक दे दो। यहां पे एंड और को कंबाइन करके रखना पड़ेगा। कैसे, फाइनल रिजल्ट कौन दे रहा है, एंड दे रहा है ना, एंड हमने बोला कि a इक्वल टू वाई, और फिर मैंने लिखा और कि dl इक्वल टू वाई होना चाहिए, कॉमा a इक्वल टू वाई होना चाहिए, कॉमा a इक्वल टू वाई होना चाहिए। ठीक है, एंड और को क्या मिलेगा, और को इसमें से कोई एक y मिल जाएगा तो और क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू करेगा। और यहां पे पेन नंबर मिलेगा तो यहां पे ट्रू हो जाएगा, और दो ट्रू मिलेगा किसको, एंड को, तो एंड में ट्रू आएगा। अब इसमें एक ट्रू मिला, एक ट्रू नहीं मिला है, और इसको एवलेट करके देखोगे तो पता चलेगा कि क्या दिक्कत हो रही है। फॉल्स, एक ट्रू मिल गया तो और क्या रिप्रेजेंट कर दिया, ट्रू रिप्रेजेंट कर दिया, तो फॉल्स ट्रू इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि एंड है, और रहता तो ट्रू हो जाता। ठीक है, डाउट इसमें। अब एक क्वेश्चन आप लोग बताओ,
अभी क्या है कि इसमें से कोई एक ही देना है, कोई एक देना कंपल्सरी है, दो नहीं दे सकता, आप दो नहीं दे सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कोई एक चूज करना ही पड़ेगा आपको, कोई एक चूज करना है, दोनों चूज नहीं करने हैं और दोनों छोड़ने भी नहीं है। सिम टू पार्ट में जाएगा तो दूसरे वाले में चेक करेगा अगर पहला वाला ट्रू है तो इसका अगर दोनों ट्रू हो गया तो नहीं तो नॉट इक्वल टू उसमें पहले वाले अगर फॉल्स रहेगा तभी सेकंड वाले ऑप्शन लेंथी कैलकुलेशन बन रही है ना, कि आपने पहला इफ कर दिया, ट्रू हुआ तो दूसरा चेक करेगा, ठीक है ना, और दूसरा भी ट्रू हो गया तो फिर पहला चेक करेगा था कि नहीं था। ये उल्टा सीधा लग रहा है ना, आपको बोलने में, आपके बोलने में छोटी सी चीज लग रही है ना, आप करके देखना, बहुत बड़ी चीज है। सर ये पहले में चेक करेगा, अगर उसको ट्रू मिला तो सेकंड वाले में चेक करेगा कि ये फॉल्स है कि नहीं, नॉट इक्वल टू अब पहले में फॉल्स नहीं मिला तो, पहले में फॉल्स मिला, दूसरे में ट्रू हुआ तो पहले वाले में फॉल्स मिला तो जो इसमें जोड़ी थोड़ी है कि आप पैन है डीएल, पैन डीएल उसको एक ही देना है, मैंने पैन दिया, इसने डीएल दिया, मुश्किल है। इसलिए 2013 में इसके लिए एक फॉर्मूला आया हुआ है एक्स और एसक्यूएल में भी है, लॉजिक गेट्स में भी है ना। हाँ, मतलब कि अगर दो ट्रू, यहां पे ट्रू एंड फॉल्स, यहां पे मैंने लगाया फॉर्मूला एक्स और, इसमें क्या है कि एक ट्रू एक फॉल्स होगा तभी यहां पे ट्रू आएगा, अगर दोनों ट्रू हो गया तो फॉल्स आएगा, या फिर दोनों फॉल्स हो गया तो फॉल्स आएगा। अब कोई भी एक ट्रू है, इसको ट्रू करो तो भी ट्रू आएगा। हाँ, हाँ। लेकिन 2007 में बोलने का तो मैं बहुत बच्चों को बोलता हूँ ऐसा होता है, तो सिंपल है, करने के लिए देता हूँ। नहीं, 2013 का फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला है। वही तो है, ये तो है, ये यूडीपी बना के तो डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े इसमें फॉर्मूले में, तो हमारे पास लॉजिकल फॉर्मूला में एक एंड हो गया, इफ में और पढ़ते हैं, इफ और थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब बारी आती इंसेंटिव की या ग्रेडिंग की, बोल लीजिए। मान लीजिए ये सेल्स है, मुझे इंसेंटिव देना है, तो स्लैब कुछ इस तरीके से कि 1 to 40 के बीच में आएगा तो मैं 500 पे करूंगा, 41 to 60 के बीच में आएगा तो मैं 1000 पे करूंगा। 60 सब देना ही है तो क्या करें, कौन सा जेब से दे रहा हूं मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में गया था ना, तो वहां पे ऐसे ही दिख रहा था मैं, सर इतनी मिलती नहीं है, मैं इमेजिन करना तो ज्यादा करो ना, छोटा क्यों करोगे। ग्रेटर देन 100, ठीक है। अब इसको यहां पे इस चीज को बैठाना है आपको, इसके लिए क्या लगाओगे हम, नेस्टेड इफ। तो ये वही आपका इफ और वाला जो पार्ट था ना, उस तरीके से होगा कि अगर ये, अब इसमें एक चीज देखिए कि किसी भी नंबर के लिए कुछ ऐसा बचा हुआ है, यहां पे कोई भी नंबर आएगा उसके लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव है, 0 से लेके जितना ही बड़ा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ इंसेंटिव यहां पे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 हुआ तो यहीं पे 5000
प्रिंट करके बाकी के कंडीशन को ब्रेक कर दे, यहीं पे एग्जिट हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ देन ए सेकंड कंडीशन पे चले, लेस देन इक्वल टू 60, तो यहां पे 10,000। फिर नेक्स्ट कंडीशन, इफ लेस देन इक्वल टू 80 तो 20,000। फिर नेक्स्ट चलेगा इफ लेस देन इक्वल टू 100 तो आपका 15,000। नहीं, हमने गलत कर दिया कुछ, इसमें बुढ़ापा आ गया मेरा। ठीक है, और फिर यहां पे लास्ट में कंडीशन दो या फिर 50,000 डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि जो 85 से 95 के बीच में है उनको मैं प्रमोशनल 8,000 का इंसेंटिव देना चाहता हूं, तो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे सिर्फ एक बिटवीन का है, हर किसी के लिए नहीं है, एक नंबर के बीच का नंबर का है। तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा इफ के साथ एंड। इफ एंड अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू कितने 85 और ए आपके लेस देन इक्वल टू हो 90, ऐसा हुआ तो यहां पे 8,000 प्रिंट करे, नहीं तो 0 कर दे। ऐड करना है तो इसी फॉर्मूले उठा के प्लस में रख दो, कॉपी करो और इसमें लास्ट में प्लस करके इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, क्लियर है? तो आपके 2 क्वेश्चन थे ना, मैं इसको सेव कर देता हूं ना फाइल को, आपको दे दूंगा आप सबको। तो पहली क्वेश्चन आपकी ये थी, ये तो हो गया सर। एक्सेल में करके लाना है आप, इसको अप्लाई करके लाना। ये तो आपने इसको बनाया ना, हो सकता है कम से कम फुलफिल ना हो। लॉजिक देख लेंगे सर, लॉजिक सही है। ट्रू पार्ट में अलग है, फॉल्स पार्ट में अलग है। अगर दोनों ट्रू हुआ तो तो दोनों ट्रू होगा तो वो फॉल्स में चला जाएगा अपने आप ही, क्योंकि उसमें मैंने ऐसे नहीं जा रहा कॉल, आपने यहाँ जा फॉल्स रहा, में चला जाएगा सर। आपने लिखा है चला जाएगा, दोनों में ट्रू होगा ना। अगर ये सुनो ना, सुनो अगर यहाँ पे ट्रू हुआ हाँ, वाई, हाँ, ठीक है, हाँ। तो ये इसको इसमें follow नहीं करेगा। जाएगा। अच्छा, इसमें चला जाएगा, और इसमें वाई, अगर इसमें भी वाई मिल गया इसको, तो ये फॉल्स में चला जाएगा। फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स सही है, बाकी को करके लाना है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है, ये तो आपसे मुश्किल है होना, ये मेरे बेस्ट क्वेश्चन में से है, किसी को फंसाना होता है तो ये क्वेश्चन देता हूँ मैं, लेकिन करना है आपको, इससे आपको पता चलेगा कैलकुलेशन के बारे में पता चलेगा और इफ के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे इंसेंटिव फिक्स है ना, मैं स्लैब लाना चाहता हूँ कि अगर 40 से 0 से 40 के बीच में हुआ तो मैं यहाँ पे 50 रुपीज पर यूनिट देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं 80 रुपीज पर यूनिट देना चाहता हूँ, 60 रुपीज यहाँ पे 100 रुपीज पर यूनिट, यहाँ पे 150 पर यूनिट और यहाँ पे 500 पर यूनिट। एग्जाम्पल बता दूं आपको कि अगर किसी ने 35 सेल किया है तो उसका हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाई 50। अगर किसी ने 42 सेल किया है तो उसका हो जाएगा
40 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 80। ठीक है ना? अगर किसी ने यहाँ पे मान लो कि 65 सेल किया है तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है? जैसे आप लोग ये पे करते हो ना, ये बिजली का बिल पे करते हो, तो उसमें क्या स्लैब होता है कि 400 यूनिट जाओगे, 200 यूनिट्स तक कोई अलग रेट होता है, 200 यूनिट्स के बाद और अगर आपने 450 रेट आपने पे किया है तो क्या थोड़ी है 450 के जो रेट होगा उस पर लगेगा, 200 तो डिडक्ट होंगे ना। जैसे आपकी इसका होता है ITR जब भरते हो इनकम टैक्स, अब मान लो आपकी 3 लाख की इनकम हुई है तो 180 तो आपका एग्जिट हो जाएगा, उस पर जीरो लगेगा। आपका जो 10% लगेगा किस पे लगेगा, बाकी जो अमाउंट बचा उस पे ना। लेकिन उसमें भी है कि पूरा लगेगा। मान लो कि आपकी टोटल इनकम जो है अगर 15 लाख रुपया हुई है तो 10 लाख आपको क्या है कि 10 लाख 2 लाख तक जीरो है, फिर 3 लाख से 2 लाख ग्रेटर देन 2 लाख से 10 लाख तक क्या है आपका 10% है, 10 से 15 तक आपका 12% है। तो ऐसा थोड़ी कि आपने 15 लाख सेल किया था 15 का 12% लगेगा, पहले 2 लाख का 0% लगेगा, फिर आपका कितना बचा आपका उधर 2 लाख हट गया, 15 में 2 लगे 13 बचा, फिर 10 लाख तक क्या लगेगा, वो आपके 12% लगेंगे, फिर आपके जो 2 बचेंगे उस पर लगेंगे। तय करके लाना है आपको, स्लैब इंसेंटिव उसको बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, आपकी जो कंडीशन है वो सेम रहेगी, बस यहां पे तिगड़म करना है, और करना एक सेल के अंदर ही। आप अलग अलग सेल में करोगे कि मुझे रिजल्ट एक सेल में चाहिए और ये मुझे चाहिए। ठीक है ना? एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से स्लैब करना, बड़ी चीज नहीं, छोटी सी चीज है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें अपने इफ फॉर्मूले के अंदर में। इफ फॉर्मूले हमारे पास फॉर्मूले है यहाँ पे एंड, यहाँ पे एंड है, फॉल्स है, फॉल्स तो समझा है। इफ एरर, इफ एरर क्या होता है कि जब कोई, इफ एरर का बहुत अच्छा यूज है कि अगर हम मान लीजिए कि आपने किसी फॉर्मूले का रिजल्ट आपका 0 आया है, तो DIV एरर आता है, तो एरर की जगह पे जो प्रिंट करना चाहते हैं कि एरर ना प्रिंट हो के यहाँ पे ब्लैंक प्रिंट हो जाए या कोई और वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हो इफ एरर का। अगर आपका रिजल्ट आया तो आपका रिजल्ट ही प्रिंट होगा, जो प्रिंट नहीं होगा। कंडीशन हो गया कि अगर पहला अगर एरर आया तो दूसरा प्रिंट करेगा, और पहले में एरर नहीं है तो पहला ही प्रिंट करेगा। 2013 में इसके लिए हम 3 में हम लोग इसको इफ एरर यूज किया करते थे, इज एरर, इफ के साथ इज एरर, और बहुत लंबा बन जाता था। इस तरीके से देखो, इफ यहाँ पास एक इज एरर का फॉर्मूला हुआ करता था जो बताता था कि आपका फॉर्मूला रिजल्ट एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ये एरर दिया तो यहाँ पे आ जाए, नहीं तो फिर जो फॉर्मूला चल रहा है उसको चलने दें। इज एरर हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में देता था। ट्रू कब देता, जब यहाँ पे एरर होता है। ठीक है? सर ये जो अपडेट्स आते हैं, जिस मान लीजिए 2007 में कुछ इनके अपडेट्स कहाँ से मिलते हैं? अब उसके हेल्प पे जाओ, आएगा न्यू इन 2013, न्यू फीचर्स इन 2013। आगे सारे ठीक है। आज समझ में चीज आपको। अब 2013 के अंदर में हमारे पास जो फॉर्मूले में जो पार्ट नया आया है वो आया आपका लॉजिकल में। इस एरर तो था इफ एन, इस एरर क्या करता था कि किसी भी तरह के एरर को आपको पकड़ेगा वो। इफ एन, सिर्फ एन का जो एरर आता है, जो वीलुकअप मैच इंडेक्स एरर आता है, उसी को पकड़ेगा।
नॉट क्या करता है, देखो, हाँ, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स। जैसे कि माइनस को प्लस, प्लस को माइनस होता है ना, जैसे आपने यहाँ पे रिजल्ट किसी का ट्रू आया हुआ है, लेकिन इसको फॉल्स करना है, तो यहाँ पे नॉट यूज करते हो। मेरे पास एक ऐसा ही काम, मैंने एक ऐसा ही काम किया था, डैशबोर्ड तैयार किया था। डैशबोर्ड था एक कंडीशन पे कि इस तरह के डैशबोर्ड तभी डेटा तभी फिल हो जब रिजल्ट ए ग्रेटर देन इतना हो। अब उतने सारे चीजों पे मैंने लगा दिया था आगे फॉर्मूला, और कंडीशन हुआ कि नहीं ग्रेटर देन पे नहीं लेस देन पे लगाना था। एक यहाँ पे कंडीशन था, उस कंडीशन से सारे कनेक्टेड थे, और मैं सब में एक एक करके चेंज करना पड़ता कंडीशन। तो मैंने क्या किया, इसको नॉट के अंदर डाल दिया, यहां जो ट्रू था वहां फॉल्स हो गया। मैं जो जहां जो ट्रू पे चल रहे थे, ट्रू पे नहीं, मुझे फॉल्स पे चलाने थे वो पार्ट। तो मुझे क्या करना पड़ता, कंडीशन चेंज करता था, फिर फॉल्स को उठाकर ट्रू में, फिर ट्रू को उठाकर फॉल्स में रखना पड़ता। अब मुझे सेव करना पड़ता ना। फिर मैंने क्या कर दिया, हमने उसको रिजल्ट को ही बदल दिया, भाई ट्रू आएगा तो फॉल्स जाएगा, फॉल्स आएगा तो ट्रू हो जाएगा। तो नॉट की मदद से दिया था हमने, ठीक है। फिर इसमें नया आपके पास नॉट आया, और एक्स और तो मैं बताया आपको। तो लॉजिकल हमारा जो है वो क्लियर हो गया। अब बारी आती है डेट एंड टाइम की, सॉरी टेक्स्ट फॉर्मूला की। टेक्स्ट की बात आती है। टेक्स्ट पे छोटी छोटी चीजें हैं, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बैड टेक्स्ट है, इसका यूज इंडिया में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ए नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, वो भी थाई लैंग्वेज में बात। हाँ, नहीं, मुझे तो अभी तक नहीं मिला। अगर आपको मिलेगा तो मुझे जरूर बताइएगा। था तो इंग्लिश का हिंदी कर लो। कहा था ना वो करेंसी है वहाँ की, बाहर जो है थाईलैंड की करेंसी है, तो जो आप नंबर लिखते हैं उसको बाहर करता है। एक काम करो, एप्लीकेशन लेटर लिखो, मैं माइक्रोसॉफ्ट को भेजता हूँ, अगली रिव्यू में चेंज हो गया आएगा। नहीं, C++ में हमने लिखा था बहुत पहले एक एप्लीकेशन। भाई प्रोग्रामिंग, आप प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हो ना, आप बीए में आओ, कुछ भी कर सकते हो, पहले तब एप्लीकेशन लेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई आपकी सोच अलग अलग हो सकती है ना। तो एक्सेल ने जितना अपने आप को फ्लेक्सिबल बना दिया, उसके बाद उन्होंने वीवीए प्रोग्रामिंग डाल दी, भैया इससे जो ज्यादा चाहिए वो प्रोग्रामिंग करो। अब दुनिया में कितने 8 अरब की आबादी है ना, अब 8 अरब लोगों से सिर्फ पूछे चलेगा तुम क्या करोगे एक्सेल में। ओके, फिर आता है कैर एंड कोड। हर नंबर का एक स्काई नंबर होता है, अमेरिका स्टैंडर्ड इंडिकेटर कुछ ना कुछ नंबर होता है, वो पता हाँ इंटरचेंज इसी होता है ना। जो कुछ एप्लीकेशन ये चलते हैं इस पे, केस सेंसिटिव होते हैं, बड़े छोटे का फर्क करता है, इसी कोड के माध्यम से ही पता चलता है। देखिए बड़ा का आपका 65 आ रहा है ना, छोटे का कोई और होगा 97 होगा, तो कोड से पता चलता है। हाँ, और कैर क्या करता है, इसको वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। आपको इन दोनों चीज यूजबल ना लगता हो, लेकिन अभी 5 मिनट में चीजें पता चल जाएगी कितनी यूजबल है आपको, ठीक है। कैर कोड इसको छोड़ते हैं, अभी फिलहाल छोड़ते हैं। एक होता है आपका ट्रीम, सर इसका यूज करते हो, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है, जो पहले और लास्ट में लगे होते हैं, बीच का नहीं करता है। वो स्पेस नहीं होगा, कुछ और होता होगा। नहीं, वो होता है आपका नॉन प्रिंटेबल करेक्टर। ठीक है ना। अगर आप इसको ट्रिम करोगे तो आपको ये दिख रहा है कि सही है, लेकिन सही नहीं है। अगर आपके पास एक्सपी होता तो इन दोनों के बीच में आपको टी और के के बीच में इस तरह से बॉक्स में क्वेश्चन मार्क बना हुआ आता है, ठीक है। अगर और भी जानने का तरीका समझो तो लेंथ निकाल के देखो, 12 आ रहा है, 6 5 11 ही होना चाहिए ना।
क्यों? क्योंकि ये नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है, जिसका वजूद आपको दिखेगा नहीं लेकिन वजूद में होता है। तो वैसे हटाने तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्लीन का। हाँ, तो जब भी लगाओ ट्रिम क्लीन दोनों इकट्ठे लगाओ। अब बारी आती है कि नहीं, मुझे टी और के बीच में स्पेस देना है, मतलब जो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है इसको मुझे ये करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है स्पेस से। तो स्पेस को स्पेस से रिप्लेस करने के मुझे फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा कि स्पेस से रिप्लेस करने का क्या फॉर्मूला, क्या? तो जैसे यहां पे कुछ नंबर लिखते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इस डॉट को डैश में रिप्लेस करना है, डॉट को डैश में रिप्लेस करना है, नहीं दिस फॉर्मूला। क्या होता है ना, जब आपको डायनेमिक करना होता है, जैसे डले और चेंज हो जाए, उस समय चीज आप यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला है, इसको आप बोलो डैश को किससे, डॉट को डैश से रिप्लेस कर दो। इसमें लास्ट में इंस्टेंट नंबर आ रहा है, और आप लास्ट वाला जो ऑप्शनल कमांड है उसको आप यूज नहीं करते हो, तो जितने भी डॉट मिलेंगे इसको ढूंढ के सबको रिप्लेस कर देगा। अगर इसमें मैं पोजीशन डाल दिया कि पहला, सिर्फ पहले को रिप्लेस करेगा, बाकी को नहीं करेगा। दूसरा कर दिया, दूसरे को, पोजीशन होता है, पहला छोड़ देगा दूसरा हो करेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट क्या करता है, किसी भी करेक्टर को किसी अनदर करेक्टर से या किसी वर्ड को किसी अनदर वर्ड से आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास रिप्लेस का। रिप्लेस क्या करता है कि इसको पोजीशन के हिसाब से रिप्लेस करता है। हमने बोला G2 GT को रिप्लेस करना है मुझे किससे,